गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं रेवंत त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में। जैसे कि आपको पता है बीएड का पेपर होने वाला है। हम लोग का जो पेपर चल रहा है चैलेंज एंड इशू ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, उससे हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर लिए। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसमें उसको मैंने बता दिया है। उस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिए। अब आज हम लोग करेंगे सेकेंड यूनिट। फर्स्ट यूनिट आप लोग पहले देख लीजिए, उसको शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि चारों ऑप्शन को मैंने डिटेल में पढ़ाया है। आज हम लोग सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसमें आपके 4 से 5 टॉपिक हैं। इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। साथ जितने भी आपके ऑप्शन बनते हैं उसको भी मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपका है सर्व शिक्षा अभियान, दूसरा आरटी एक्ट 2009, फिर आपका है सीखने का न्यूनतम स्तर, यानी आपका तीसरा पॉइंट है, तीसरा चीज़ें पढ़ना है। और चौथा है आपका सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य जो कि एसडीजी और एमडीजी है, उसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उसका क्या पूरा नाम होता है, उसमें कौन कौन से गोल्स होते हैं, कितने गोल्स दिए गए हैं, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सर्व शिक्षा अभियान की। पहले मैं इसका थोड़ा सा बता देती हूँ, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आपके काम आ रहा है तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको दिखाइए। कोशिश कीजिए कि आपके फ्रेंड सर्कल में इसको दे सकें, क्योंकि आपके बीएड फर्स्ट ईयर का बच्चा हो चाहे सेकेंड ईयर का हो, ये क्वेश्चन आपके किसी भी पेपर के लिए बेनिफिट है। यानी कि आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं एजुकेशन से संबंधित तो आपके ये टॉपिक आता ही आता है। तो इसलिए आप लोग इसको शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ सर्व शिक्षा अभियान है क्या। सर्व शिक्षा अभियान जो है आपका भारत की शिक्षा व्यवस्था में सभी को शिक्षा देने के लिए चलाए जाने वाला एक कार्यक्रम है, एक प्रोग्राम है, जिसका आरंभ हमारा 2001 में किया गया था। किसके समय में किया गया था? श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में किया गया था। इसकी बात यानी कि सभी को शिक्षा देना, यानी कि अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात सबसे पहले 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले जी ने केंद्रीय सभा में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के बारे में प्रस्ताव पेश किया था, पर उसे अस्वीकार कर दिया गया था। बाद में 1917 में बम्बई क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करने के बाद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को सर्वप्रथम अनिवार्य किया गया। ये आपको कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि गोपाल कृष्ण गोखले जी का बात पूछ लेता है कि यानी 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले जी ने केंद्रीय सभा में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के बारे में प्रस्ताव दिया, पर उसे अस्वीकार कर दिया गया। और 1917 में बम्बई क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करने के बाद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को सर्वप्रथम अनिवार्य किया गया। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं सर्व शिक्षा अभियान से। सर्व शिक्षा अभियान की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनता है, सर्व शिक्षा अभियान का घटक है। पहला ऑप्शन आपका शिक्षा गारंटी योजना, दूसरा ऑप्शन है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, थर्ड ऑप्शन है मध्याह्न भोजन योजना जिसे मिड डे मील कहते हैं, और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। सर्व शिक्षा अभियान के घटक में आपका शिक्षा गारंटी योजना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, मध्याह्न भोजन योजना, ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा गारंटी योजना। शिक्षा गारंटी योजना है क्या? शिक्षा गारंटी योजना में जिन बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना संभव नहीं है, वहाँ पर 6 से 8 आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए न्यूनतम अगर 25 बच्चों पर एक शिक्षा गारंटी केंद्र खोलने की व्यवस्था की जाएगी। ऐसा किया गया। साथ में कक्षा 1 और 2 उत्तीर्ण करने पर बच्चों को विद्यालय में प्रवेश कराया जाता है। इसी में आप देखते हैं जो आरटी एक्ट है यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट है जो हमारा 2009, उसके अनुसार इनको प्राथमिक विद्यालय में बदले जाने की प्रावधान भी किया गया है। ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा है आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में आपको पता है इसका क्या हुआ, कब इसको प्रारंभ किया गया था? 1987 में। और ये किसकी संस्तुति पे आया था? एनईपी 1986 की। ये आपका सन 2003 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना को सर्व शिक्षा अभियान का घटक बना दिया गया। इस योजना के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया गया था। साथ ही इसके द्वारा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यानी कि अधिसंरचना है उसमें सुधार किया जा रहा है। साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि सन 2014 और 15 तक यानी 2014 से 15 तक के लगभग 90% प्राथमिक और 80% उच्च प्राथमिक विद्यालयों को इस योजना का लाभ उठाया यानी कि पहुंचाया जा चुका है। फिर आपका आता है मध्याह्न भोजन। मध्याह्न भोजन यानी कि मिड डे मील। इसके आपको पता होना चाहिए इसका आरंभ कब किया गया? 15 अगस्त 1995 में किया गया। ये क्वेश्चन मैंने पहले यूनिट में ही बताया है आपको। 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील योजना बनाया गया था।
फिर इसको 2007 में सर्व शिक्षा अभियान के साथ जोड़ दिया गया। इसके लिए भी अलग से बजट का प्रावधान था और 2014 से लेकर 15 तक यह योजना 11.58 लाख प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं शिक्षा गारंटी केंद्रों में लागू की जा चुकी थी और इससे 10.45 करोड़ बालक बालिकाएं लाभान्वित भी हो रहे थे। तो ये भी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपके ये तीनों आपने समझ लिए, मध्याह्न भोजन, फिर आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और शिक्षा गारंटी योजना। इसमें और सारे भी केंद्र हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। एक है आपका वैकल्पिक शिक्षा केंद्र। इसमें क्या होता है, अगर क्वेश्चन आ जाता है वैकल्पिक शिक्षा केंद्र क्या है, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे जिन बस्तियों में 9 से 14 आयु वर्ग के कामकाजी बच्चों की संख्या न्यूनतम 25 है, उन बस्तियों में वैकल्पिक शिक्षा केंद्र खोले जाते हैं। इन केंद्रों में बच्चों की सुविधा अनुसार पठन सामग्री यानी पठन पाठन की सामग्री जो होती है वो समय निर्धारित किया जाता है। इन केंद्रों में बच्चों को कक्षा 5 तक की शिक्षा दी जाती है। मैं फिर से रिवाइज़ कर दे रही हूँ। वैकल्पिक शिक्षा केंद्र क्या है? जिन बस्तियों में 9 से 14 आयु वर्ग के कामकाजी बच्चों की संख्या न्यूनतम 25 है, उन बस्तियों में वैकल्पिक शिक्षा केंद्र खोले जाते हैं। इन केंद्रों में बच्चों की सुविधा अनुसार पठन समय निर्धारित किया जाता है और इन केंद्रों में बच्चों को कक्षा 5 तक की शिक्षा दी जाती है। दूसरा आपका है गैर आवासीय सेतु पाठ्यक्रम। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ, कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है तो आपको पता रहे। गैर आवासीय सेतु पाठ्यक्रम क्या होता है? उन बच्चों को जो विद्यालय की शिक्षा बीच में ही छोड़ देते हैं और फिर जो औपचारिक शिक्षा है, औपचारिक शिक्षा से जोड़ने के लिए ये सेतु पाठ्यक्रम की व्यवस्था की गई है। यानी बच्चा अगर बीच में ड्रॉप आउट कर जाता है, फिर से वो फॉर्मल एजुकेशन ले सके, इसके लिए आपका सेतु पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाती है। ये पाठ्यक्रम न्याय पंचायत स्तर पर संचालित किया जाता है। इसी कोर्सेज में कक्षा 1 से 3 तक की शिक्षा 6 माह में पूर्ण कराकर विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाता है। ये क्या है? गैर आवासीय सेतु पाठ्यक्रम एक सेतु का काम करता है। जो बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते हैं उनके लिए एक बेस तैयार करता है, यानी कि एक सेतु पाठ्यक्रम के लिए व्यवस्था की गई है। इसके अलावा और भी योजनाएं हैं, जैसे आपका है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को सन 1994 में प्रारंभ किया गया और सन 2009 में इसकी भी सर्व शिक्षा अभियान से इसको जोड़ दिया गया। इसके लिए भी अलग से बजट का प्रावधान किया गया, यानी कि व्यवस्था की गई और ये कार्यक्रम शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े जिलों के में चलाया जा रहा था। जो पिछड़े ज़िले हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें चलाया गया। मैं फिर से रिवाइज़ कर दे रही हूँ। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम आपका 1994 में प्रारंभ किया गया और 2009 में इसको सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ दिया गया। इसके लिए अलग से बजट की व्यवस्था की गई और इस कार्यक्रम को शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़े ज़िले हैं उनमें चलाया जा रहा था। ठीक है, एक योजना और भी हम देख लेते हैं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। इस योजना में बालिकाओं की शिक्षा के विकास के लिए यह योजना जुलाई 2004 में शुरू की गई और 2007 में इसको सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ दिया गया। इसके लिए भी एक अलग से बजट का प्रावधान किया गया। वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकार दोनों यानी कि 50-50 अनुपात में इस योजना पर व्यय कर रही है। 2014 से लेकर 15 तक 3593 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय देश के अंदर खुल गए हैं, यानी कि खोले जा चुके हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। ठीक है, मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज़ कर दे रही हूँ सभी को। सबसे पहले आपका है शिक्षा गारंटी योजना, जिसमें आपका देखते हैं आप जिन बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना संभव नहीं है, वहाँ पर 6 से 8 आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए न्यूनतम 25 बच्चों पर एक शिक्षा गारंटी केंद्र खोलने की व्यवस्था की जाएगी। साथ में कक्षा 1 और 2 उत्तीर्ण करने पर बच्चों को विद्यालयों में प्रवेश कराया जाता है। RT एक्ट यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अनुसार इसको प्राथमिक विद्यालय में बदले जाने का प्रावधान भी किया गया। दूसरा है आपका वैकल्पिक शिक्षा केंद्र। वैकल्पिक शिक्षा केंद्र में जिन बस्तियों में 9 से 14 आयु वर्ग के कामकाजी बच्चों की संख्या न्यूनतम 25 है, उन बस्तियों में वैकल्पिक शिक्षा केंद्र खोले जाते हैं। इन केंद्रों में बच्चों की सुविधा अनुसार पठन समय निर्धारित किया जाता है और इन केंद्रों में बच्चों को कक्षा 5 तक की शिक्षा दी जाती है। फिर आपका आता है गैर आवासीय सेतु पाठ्यक्रम। गैर आवासीय सेतु पाठ्यक्रम उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय की शिक्षा बीच में ही छोड़ देते हैं और फिर फॉर्मल एजुकेशन से जोड़ने के लिए सेतु पाठ्यक्रम की व्यवस्था की गई, यानी कि बच्चा वो जो ड्रॉप आउट कर चुका है वो फॉर्मल एजुकेशन से जुड़ सके। ये पाठ्यक्रम न्याय पंचायत स्तर पर संचालित किए जाते हैं और इन कोर्सेज में कक्षा 1 से लेकर 3 तक की शिक्षा 6 माह में पूर्ण कराकर विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाता है।
फिर आपका आता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का प्रारंभ आपका 1987 में हुआ था और NEP 1986 की संस्तुति पे किया गया था। इसको भी 2003 में आपका सर्व शिक्षा अभियान के साथ इसको जोड़ दिया गया। इस योजना के लिए भी अलग से बजट का प्रावधान किया गया। इसके द्वारा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की अधिसंरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया जा रहा है। सन 2014 से लेकर 15 तक लगभग 90% प्राथमिक और 80% उच्च प्राथमिक विद्यालयों को इस योजना का लाभ पहुंचाया जा चुका है। फिर आपका आता है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को 1994 में प्रारंभ किया गया और 2009 में इसे सर्व शिक्षा अभियान के साथ जोड़ दिया गया। इसके लिए भी अलग से बजट की व्यवस्था की गई और इस कार्यक्रम में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े जिलों में चलाया जा रहा था। तो ये भी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। फिर आपका आता है मिड डे मील यानी कि मध्याह्न भोजन योजना। इस योजना का आरंभ 15 अगस्त 1995 को किया गया था और 2007 में इसे सर्व शिक्षा अभियान के साथ जोड़ दिया गया। इसके लिए भी अलग से बजट का प्रावधान था और 2014 से लेकर 15 तक ये योजना 11.58 लाख प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं शिक्षा गारंटी केंद्रों में लागू की जा चुकी थी और इससे हमें 10.45 करोड़ बालक बालिकाएं लाभान्वित भी हो रहे थे। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। लास्ट में हमारा आता है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। इसमें आप देखते हैं कि ये बालिकाओं की शिक्षा के विकास के लिए ये योजना बनाई गई और जुलाई 2004 में से शुरू किया गया। 2007 में इसे सर्व शिक्षा अभियान के साथ जोड़ दिया गया। इसके लिए भी अलग से बजट का प्रावधान था। वर्तमान में केंद्र और राज्य दोनों सरकारें 50:50 यानी कि 50:50 आपके अनुपात में इस योजना का व्यय कर रही है। फिर इसके बाद से आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2014 से लेकर 15 तक 3,593 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय देश के अंदर खोले जा चुके हैं। इतना आपको पता चल गया। ये हमारा हुआ पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान के स्वरूप में सम्मिलित है। पहला ऑप्शन है प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, दूसरा ऑप्शन है सामुदायिक सहभागिता, थर्ड ऑप्शन है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सर्व शिक्षा अभियान के स्वरूप में कौन कौन चीज़ें सम्मिलित है। तो इसमें आपका है प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सामुदायिक सहभागिता, ये सभी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। सार्वभौमिकरण का पहले तो हमें पता होना चाहिए इसका अर्थ क्या होता है। सार्वभौमिकरण को इंग्लिश में यूनिवर्सलाइजेशन कहते हैं। हिंदी में कई नाम हैं, जैसे सार्वजनिकरण लिखा हो, सर्वव्यापीकरण लिखा हो या लोकव्यापीकरण लिखा हो। तो इसका मतलब है कि ये सार्वभौमिकरण के बारे में पूछ रहा है। इंग्लिश में आप टर्म को ज़रूर देख लेंगे, यूनिवर्सलाइजेशन। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है सबके लिए। सार्वभौमिकरण यानी कि सबके लिए। अगर हम इसकी अर्थ की बात करें तो इसमें कह सकते हैं कि शिक्षा को जन साधारण के लिए सुलभ बनाना, यानी चाहे वो जाति, धर्म, रंग, रूप, योग्यता में भिन्नता होने के बाद भी सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध कराना ही हमारा सार्वभौमिकरण कहलाता है। इसी में आप देखते हैं सुविधा का सार्वभौमिकरण, जिसमें आप 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात करते हैं और उनको संसाधन देने का समुचित प्रयोग करते हैं। इसमें इनरोलमेंट रेशियो भी है और रिटेंशन भी है। ये सब चीज़ें भी इसमें इंक्लूड है, यानी कि फैसिलिटीज़, इनरोलमेंट और रिटेंशन, ये सब चीज़ें भी इसमें इंक्लूडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कौन सा कार्य नहीं किया जा रहा है? पहला ऑप्शन है विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। दूसरा ऑप्शन है विकलांग छात्र छात्राओं की शिक्षा व्यवस्था पर विशेष बल दिया जा रहा है। तीसरा ऑप्शन है छात्र छात्राओं को 500 रुपये की मासिक छात्रवृत्ति दी जा रही है। और लास्ट ऑप्शन है छात्र छात्राओं के लिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की जा रही है। इसका आंसर है सी, छात्र छात्राओं को 500 रुपये की मासिक छात्रवृत्ति दी जा रही है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कौन सा कार्य नहीं किया जा रहा है? तो नहीं किया जा रहा है, कौन सा कार्य नहीं किया जा रहा है? छात्र छात्राओं को 500 रुपये की मासिक छात्रवृत्ति दी जा रही है, यह काम नहीं किया जा रहा है। जबकि हमारा विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा, दूसरा है आपका विकलांग छात्र छात्राओं की शिक्षा की व्यवस्था पर विशेष बल और छात्र छात्राओं के लिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की जा रही है, ये आपके इसमें इंक्लूडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किसने केंद्र सभा में अनिवार्य शिक्षा के बारे में प्रस्ताव पेश किया? पहला ऑप्शन है आपका गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा ऑप्शन है आपका महात्मा गांधी, थर्ड ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद और लास्ट ऑप्शन है अरविंद घोष। इसका आंसर है ए, गोपाल कृष्ण गोखले। मैंने शुरू में ही बताया आपको, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1910 में सबसे पहले अनिवार्य शिक्षा की बात की, पर उसे अस्वीकार कर दिया गया।
यानी कि आपका केंद्र सभा में अनिवार्य शिक्षा का जो प्रस्ताव है सबसे पहले गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया था। महात्मा गांधी जी से बात करें तो महात्मा गांधी जी के बारे में आपको पता है, वर्धा शिक्षा योजना किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। अगर बुनियादी शिक्षा बोले, नई तालीम की बात करें, बेसिक एजुकेशन की बात करें तो महात्मा गांधी से रिलेटेड है। फिर हमारी बात करें स्वामी विवेकानंद जी का, तो विवेकानंद जी की एक परिभाषा है जो कि आती है, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। जैसे इसमें लिखा है, उनकी परिभाषा क्या है? मनुष्य में पूर्ण निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। अगर शिक्षा से रिलेटेड परिभाषा आपको लिखनी है तो स्वामी विवेकानंद जी की लिख सकते हैं, मनुष्य में पूर्ण निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। अगर हम अरविंदो घोष की बात करें तो उनका हम एक एक शिक्षा यानी इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात कर सकते हैं। ये आपका क्लियर हो गया। यानी आपका जो केंद्र सभा में अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव किसने दिया? गोपाल कृष्ण गोखले। अगर महात्मा गांधी जी के बारे में पूछता है तो वर्धा शिक्षा योजना, बुनियादी शिक्षा, बेसिक एजुकेशन, नई तालीम, ये आपका महात्मा गांधी जी से रिलेटेड है। फिर आपका स्वामी विवेकानंद है, मनुष्य में पूर्ण निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। फिर आपका अरविंदो घोष जो कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन से संबंधित है। स्वामी विवेकानंद, चाहे वो अरविंदो घोष हो, महात्मा गांधी जी हो, इनसे रिलेटेड जितने भी परिभाषा है वो उसका आपका प्लेलिस्ट में बना हुआ है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उसे आप देख सकते हैं। उनसे संबंधित जितनी भी परिभाषा है, जितनी भी कोटेशंस हैं, जितने भी कथन हैं, वो आपको मिल जाएंगे एज इट इज़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आयु तक के बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? पहला ऑप्शन है 14, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है 18 और लास्ट ऑप्शन है 13। इसका आंसर है ए 14। आपको पता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये 86th जो अमेंडमेंट है उसमें संविधान संशोधन 2002 में किया गया था, जो कि आपका फंडामेंटल राइट में, जो कि स्वतंत्रता के अधिकार 21 क में जोड़ा गया। साथ ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ में 51 क में 11 यानी कि आपके जोड़ा गया, जिसमें आपके 11 ड्यूटीज़ हो जाते हैं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के साथ साथ कर्तव्य की भी बात की गई, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। 86th अमेंडमेंट में आपका संविधान संशोधन 2002 में किया गया, जो कि आपका फंडामेंटल राइट में स्वतंत्रता के अधिकार 21 क में जोड़ा गया। साथ ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ में 51 क में 11 यानी कि 11 हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो जाते हैं, उसके साथ जोड़ा गया। यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के साथ साथ कर्तव्य की भी बात की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन में शिक्षा को मुफ्त एवं अनिवार्य बनाया गया? पहला ऑप्शन आपका 29(2), दूसरा ऑप्शन है 86, थर्ड ऑप्शन है 42 और लास्ट ऑप्शन है 45। इसका आंसर है बी 86। इससे पहले क्वेश्चन में हमने देखा 86 अमेंडमेंट क्या है। ठीक है, इसका संविधान में आपका 86 अमेंडमेंट जो है उसमें संशोधन में शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य बनाया गया। अब देख लेते हैं हमारे और ऑप्शंस, जैसे कि आपका 42 अमेंडमेंट है, 86 और 42 ये दोनों अमेंडमेंट है, जबकि आपका 29(2) और 45 ये दोनों आपके आर्टिकल हैं। पहले हम देखते हैं 42 जो अमेंडमेंट है उसमें क्या है। 86 आपको पता चल गया मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। फिर आपका 42 में आपका संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची से जोड़ा गया। कब जोड़ा गया ये भी कई बार पूछ लेता है, तो 1976 में जोड़ा गया, ये आपको याद होना चाहिए। 46 अमेंडमेंट में आपका संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में जोड़ा गया, जो कि आपका 1976 में किया गया था, ये आपको याद रखना है। इसके बाद से आपका 29 जो सेकंड आर्टिकल है इसमें क्या है ये भी आपको पूछ लेता है कई बार, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 29(2) आर्टिकल में आपका किसी भी नागरिक को केवल धर्म या मूल वंश, जाति या भाषा के आधार पर किसी भी गवर्नमेंट यानी कि सरकारी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। क्या है आपका आर्टिकल? 29(2) में किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति या भाषा के आधार पर किसी भी गवर्नमेंट शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। फिर आपका आता है 45 भी आपका आर्टिकल है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में 45वें आर्टिकल में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई। ये आपके पूरे अमेंडमेंट्स पता चल गए, अमेंडमेंट और आर्टिकल दोनों में समझ में आ गया आपको। आपका पहले 86 और 42 अमेंडमेंट है, जबकि आपका 29(2) और 45 ये दोनों आपका आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICDS का पूरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, दूसरा ऑप्शन है इनकम चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम,
थर्ड ऑप्शन है इंटरनेशनल चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम और लास्ट ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। इसको हम हिंदी में बोलते हैं एकीकृत बाल विकास सेवाएं। क्या बोलते हैं? एकीकृत बाल विकास सेवाएं, यानी बाल समन्वित विकास योजना के नाम से भी इसे जाना जाता है। ICDS, आई से इंटीग्रेटेड, C से चाइल्ड, D से डेवलपमेंट और S से स्कीम है। ठीक है, इसको आप ध्यान से सुनेंगे इसके बारे में क्या है। ये एक प्रारंभिक बचपन का विकास कार्यक्रम है। इसके क्या क्या कार्य है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका कार्य है कि 6 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं और उनकी माताएं हैं उनको भोजन देना, पूर्व स्कूली शिक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना, साथ साथ इसमें गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं को या फिर आपका 15 से 45 वर्ष के अन्य महिलाओं को पूरक पोषाहार, रोग प्रतिरक्षक, जो स्वास्थ्य देखभाल है वो, और अनौपचारिक पूर्व स्कूली शिक्षा प्रदान की जाती है। ये आपका ICDS का काम है, आपको इसको पता होना चाहिए। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। ICDS का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं एकीकृत बाल विकास सेवाएं। इसका काम क्या होता है? 6 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनकी माताओं को भोजन देना, पूर्व स्कूली शिक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना, साथ साथ गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं या 15 से 45 वर्ष की जो अन्य महिलाएं हैं उनको पूरक पोषाहार, रोग प्रतिरक्षक, स्वास्थ्य देखभाल और अनौपचारिक पूर्व स्कूली शिक्षा प्रदान की जाती है। ये इनका काम होता है ICDS का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान समुदाय द्वारा एक मिशन के रूप में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए किस प्रकार का प्रावधान किया? पहला ऑप्शन है 2007 तक 5 वर्ष के बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा पूरी करना। दूसरा ऑप्शन है 2007 तक 4 वर्ष की बच्चों की आरंभिक शिक्षा पूरी करना। थर्ड है आपका 2007 तक 10 वर्ष के बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा पूरी करना। और लास्ट ऑप्शन आपका 2007 तक 15 वर्ष के बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा पूरी करना। तो इसका आंसर है ए, 2007 तक 5 वर्ष के बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा पूरी करना। सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा मिशन चालू किया गया, जिसमें आपकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए 2007 तक 5 वर्ष के बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने की बात की गई। 2003 तक देश के सभी बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। 2007 तक सभी बच्चों को 5 वर्ष तक की प्रारंभिक शिक्षा की बात की गई और साथ साथ 2010 तक सभी छात्र 8 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर सके, यानी कि आपके 1st to 8th क्लास पूरी कर सके। 2010 तक एक सार्वभौमिक शिक्षा का लक्ष्य को भी प्राप्त करने की बात की गई, यानी कि सभी के लिए शिक्षा की बात की गई। इसको मैं रिवाइज कर दे रही हूँ। 2007 तक 5 वर्ष के बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने की बात की गई। 2003 तक देश के सभी बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। 2010 तक सभी छात्र 8 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा पूरी करें और साथ साथ 2010 तक सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने की बात भी की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान की विशेषता है। पहला ऑप्शन है बेसिक शिक्षा के माध्यम से सामाजिक न्याय को प्रोन्नत करना। दूसरा ऑप्शन है केंद्र, राज्य और स्थानीय शासन की भागीदारी सुनिश्चित करना। थर्ड ऑप्शन है मानव योग्यता में सुधार लाने के प्रयास करना। और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। सर्व शिक्षा अभियान की विशेषताएं में आपका आता है बेसिक शिक्षा के माध्यम से, यानी कि जो आपकी एलिमेंट्री एजुकेशन है उसके माध्यम से सामाजिक न्याय को प्रोन्नत करना, केंद्र, राज्य और स्थानीय शासन की भागीदारी सुनिश्चित करना और साथ साथ मानव योग्यता के सुधार लाने का प्रयास करने की बात की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। पहला ऑप्शन आपका पूर्व बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा। सेकेंड ऑप्शन है आपका लड़कियों की शिक्षा। थर्ड ऑप्शन है अनुसूचित जाति एवं जनजाति की शिक्षा। और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बहुत सारी योजनाएं बनाई गई। जो आपका पूर्व बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा है वो आपका ICDS में आ जाता है, जो हमने पहले पढ़ा था इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, उसके अंतर्गत आ जाता है। लड़कियों की शिक्षा और अनुसूचित जाति और जनजाति की शिक्षा आपकी मेन फोकस आपका कस्तूरबा विद्यालय पर किया गया था, यानी इन लोग के लिए कस्तूरबा विद्यालय खोला गया था, खास करके बालिकाओं के लिए। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत कब हुई? पहला ऑप्शन है 2001, दूसरा ऑप्शन है 2004, तीसरा ऑप्शन है 2000 और लास्ट ऑप्शन 2009। इसका आंसर है बी, 2004।
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत 2004 में की गई। ये आपका पता होना चाहिए इसके बारे में, यानी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना क्यों की गई ये भी आपको पता होना चाहिए। इसकी शुरुआत 2004 में की गई और ये ऐसी छात्राओं के लिए किया गया था जिन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी हो या उनकी उम्र 10 वर्ष या उससे अधिक हो। शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में 100 आवासीय सुविधाएं देते हुए कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा देने की व्यवस्था आपकी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना में सम्मिलित है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बारे में और भी चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि आपको 2004 में प्रारंभ हुआ, ये पता है। बालिकाओं के लिए किया गया, ये भी पता है। 75% आरक्षित आपका SC ST और OBC, जबकि आपका सिर्फ बालिकाओं की बात कर रहे हैं हम। जो आपका KGB है वो आपका बालिकाओं के लिए खोला गया था। 75% आरक्षित SC ST और OBC के लिए किया गया था। 25% आरक्षित आपका BPL यानी कि गरीबी रेखा के नीचे के लिए किया गया था। ये एक आवासीय विद्यालय था, आपको पता है, या हॉस्टल होता है इसे। ये प्रारंभ में 6 से 8 वर्ष की जो कक्षा होती है वहाँ तक ही सीमित था, पर बाद में 12वीं कक्षा तक इसे किया जा चुका है। अब हम देख रहे हैं कि भारत में 3593 KGBV स्कूल है, यानी कि आपका कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है। ये आपका सर्व शिक्षा अभियान के साथ इसको 2007 में इसको जोड़ दिया गया था। ये भी आपको कई बार पूछ लेता है तो पता होना चाहिए। जो आपका कस्तूरबा गांधी विद्यालय है वो आपका 2007 में सर्व शिक्षा अभियान के साथ जोड़ दिया गया था। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत 2004 में की गई। ये एक ऐसी छात्राओं के लिए किया गया था जिन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी हो, जिनकी उम्र 10 वर्ष या उससे अधिक हो। शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में 100 आवासीय सुविधाएं देते हुए कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा देने की व्यवस्था की गई। आपको कई चीज़ें टर्म्स आपको पता होने चाहिए, यानी कि आपका जो कस्तूरबा गांधी जो बालिका विद्यालय है उसका योजना 2004 में प्रारंभ किया। किसके लिए किया गया? बालिकाओं के लिए किया गया। 75% आरक्षित आपका SC ST और OBC बालिकाओं के लिए किया गया। 25% आपका BPL यानी कि गरीबी रेखा के नीचे वाले बच्चों के लिए किया गया। ये एक आवासीय विद्यालय है और साथ साथ में ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये 2007 में सर्व शिक्षा अभियान के साथ जोड़ दिया गया था। प्रारंभ में 6 से 8 वर्ष की जो कक्षा थी वहाँ तक सीमित था, बाद में इसे 12वीं कक्षा तक किया गया। ये भारत में 3593 KGBV स्कूल बन गए हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में सर्व शिक्षा अभियान की पहल है। पहला ऑप्शन है आपका NIOS, दूसरा ऑप्शन है शगुन, तीसरा ऑप्शन है UDAS और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। NIOS का पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1989 में, जो कि आपका भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई थी। ये आपका ओपन और डिस्टेंस लर्निंग के क्षेत्र में सरकार केंद्र और राज्य को सुझाव देती है। NIOS। शगुन की बात करें तो शगुन एक सरकारी पोर्टल है। इसका आरंभ इसलिए किया गया था, सर्व शिक्षा अभियान की निगरानी के लिए लॉन्च किया गया था। इसी के माध्यम से देश भर के जितने भी सरकारी विद्यालय हैं उसमें पढ़ाई से लेकर विभिन्न जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनकी जानकारी प्राप्त हो सके, इसी के लिए ये पोर्टल जारी किया गया था। इस पोर्टल में सबसे मेन कार्य क्या था कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए सार्वभौमिकरण पहुँच प्रदान करना, यानी कि सभी को शिक्षा देने की बात की गई थी। इसी पोर्टल में देश के सभी विद्यालयों को UDAS के से एक विशिष्ट नंबर के माध्यम से जोड़ा गया। UDAS में दूसरा है, UDAS के साथ इसको जोड़ा गया। ये आपका जो पोर्टल है ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राज्यों, CBSE, NCERT, SCERT, KV और JNV इन सब के साथ जुड़ा हुआ है। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। वर्तमान समय में सर्व शिक्षा अभियान की पहल के साथ आपका NIOS, शगुन और UDAS सब के सब इसके साथ सम्मिलित हैं। NIOS का कार्य था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का कार्य क्या है, इसकी स्थापना पहले पता होना चाहिए 1989 और भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसको स्थापित किया गया था। ये आपका ओपन और डिस्टेंस लर्निंग के क्षेत्र में सरकार यानी केंद्र और राज्य दोनों को सुझाव देती है। शगुन आपका सरकारी पोर्टल है जो कि आपका सर्व शिक्षा अभियान की निगरानी के लिए लॉन्च किया गया था। ये आपको पता होना चाहिए कि जितने भी देश भर में सरकारी विद्यालय हैं उनकी पढ़ाई से लेकर जितने भी विभिन्न कार्यक्रम हैं उनकी जानकारी प्राप्त हो सके, इसलिए ये पोर्टल जारी किया गया था। इस पोर्टल का प्रमुख कार्य क्या था कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के लिए सार्वभौमिकरण पहुंच प्रदान
कर सकें। तो ये इसका मेन कार्य था। UDIS की बात आपको पता है कि UDIS से एक विशिष्ट नंबर के माध्यम से इसको जोड़ा गया, ताकि जो आपका पोर्टल है उसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राज्य, CBSE, KV, JNV और NCERT और SCERT इसकी हमें पता कर सकें, इसके कार्य को पता कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजी स्कूलों में पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित किए जाने का प्रावधान है। पहला ऑप्शन है आपका 25 सीटें, दूसरा ऑप्शन है 20 सीटें, थर्ड ऑप्शन है 30 सीटें और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है 25 सीटें। निजी स्कूलों में यानी कि प्राइवेट स्कूल्स में पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए आपका आरक्षण कितना मिलता है? 25 सीटें, यानी कि 25%। 100% में से 25% आपका आरक्षित किया जाता है पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए। ये आपका आंसर सही होगा, यानी कि 100 में से 25% बच्चे जो हैं वो आपके पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित हैं। फिर उसके बाद से नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है, निजी क्षेत्र में प्रत्येक विद्यालय में कमज़ोर वर्ग के विद्यार्थियों का प्रतिशत है। पहला ऑप्शन है 4%, दूसरा ऑप्शन है 2%, तीसरा ऑप्शन है 3% और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी, 2%। निजी क्षेत्र में प्रत्येक विद्यालय में कमज़ोर वर्ग, वो आपका पिछड़ा वर्ग था, ये आपका कमज़ोर वर्ग के विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना होगा? 2%। आपको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है PWD एक्ट, उसको आप लोग बिल्कुल ध्यान से देख लेंगे। उसमें मैंने बताया हुआ है कितना आरक्षण मिलता है, कितना नहीं, वो आप लोग डिटेल में देख लेंगे। आपको ये लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार कानून कब लागू किया गया? पहला ऑप्शन है 2010, दूसरा ऑप्शन है 2008, तीसरा ऑप्शन है 2001 और लास्ट ऑप्शन है 2007। इसका आंसर है ए, 2010, यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट आपका 2010 में आया था, यानी इसको लागू किया गया था। वैसे तो ये 2009 में आया था, पर इसको लागू कब किया गया था? 1 अप्रैल 2010 में इसको लागू किया गया। ये प्राथमिक शिक्षा का कार्य करता था। इस प्राथमिक शिक्षा का मतलब होता है 1 से लेकर 8 तक की कक्षाएं। इसका सही नाम की बात करें तो ये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 है, ये इसका सही नाम है। इसमें 7 अध्याय, 38 धाराएं और 1 अनुसूची है। इसको RT एक्ट को मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें मैंने हर एक चीज़ बताई है कि 7 अध्याय, 38 धाराएं और 1 अनुसूची है। उससे संबंधित क्वेश्चंस को भी आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम की विशेषताएं हैं। पहला ऑप्शन है 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा देना, दूसरा ऑप्शन है बच्चों को बोर्ड परीक्षा की अनिवार्यता, थर्ड ऑप्शन है 2% स्थान आरक्षित वर्ग के लिए सुरक्षित रखना और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अभी हमने देखा कि 2% जो स्थान है वह आरक्षित वर्ग के लिए सुरक्षित रखा जाता है, बच्चों को बोर्ड परीक्षा की अनिवार्यता होती है और 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा देना है। तो ये सभी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत छात्र शिक्षक अनुपात कितना है? पहला ऑप्शन है 30%, दूसरा ऑप्शन है 10%, थर्ड ऑप्शन है आपका 40% और लास्ट ऑप्शन है 20%। इसका आंसर है ए, 30%। शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत छात्र शिक्षक अनुपात आपका 30% होता है, यानी अगर हम प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो 30 बच्चों पर 1 टीचर होता है, यानी कि 1 से लेकर 5 तक की कक्षाओं में आपका 30 बच्चों पे 1 टीचर होना चाहिए और ये स्कूल भी आपका 1 किलोमीटर के अंदर ही होना चाहिए। जबकि आपका जूनियर की बात करें तो उसमें 35 बच्चों पे 1 टीचर होता है, जो कि आपका 6 से 8 वर्ष के बच्चों 6 से 8 की कक्षाओं तक होता है। ये आपका 3 किलोमीटर के अंदर ही स्कूल होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। मैं एक बार फिर से रिवाइज़ कर दे रही हूँ। आपका शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत छात्र शिक्षा अनुपात आपका 30% होना चाहिए, यानी कि 30 स्टूडेंट पे 1 टीचर प्राथमिक कक्षाओं में, जो कि आपका 1 से 5 तक कक्षा होती है। ये आपका 1 किलोमीटर के अंदर ही आपका स्कूल होना चाहिए। जबकि अगर जूनियर की बात करें तो 35 बच्चों पे 1 टीचर होना चाहिए और 3 किलोमीटर के अंदर ही इसका स्कूल होना चाहिए। जूनियर इसका मतलब होता है कि 6 से 8 कक्षा तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शिक्षक को प्रत्येक सप्ताह कितने घंटे विद्यालय में देने हैं? कितने घंटे? पहला ऑप्शन है 45 घंटे, दूसरा ऑप्शन है 10 घंटे, तीसरा ऑप्शन है 40 घंटे और लास्ट ऑप्शन है 15 घंटे। इसका आंसर है ए, 45 घंटे। 45 घंटे का मतलब है कि न्यूनतम 45 घंटे जिसमें तैयारी के घंटे भी शामिल होते हैं, यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शिक्षक को प्रत्येक सप्ताह 45 घंटे विद्यालय में देने चाहिए, जिसमें आपका तैयारी घंटे भी शामिल होते हैं। 200 दिन एक शैक्षिक वर्ष और 1 से 5 तक के बच्चों के लिए, यानी 1 से 5 तक की कक्षाओं में आपका 800 घंटे और 6 से 8 तक की कक्षाओं में आपका 1000 घंटे होता है। ये आपको ध्यान रखना है।
मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शिक्षक को प्रत्येक सप्ताह 45 घंटे विद्यालय में देने चाहिए, जिसमें आपके तैयारी घंटे भी शामिल होते हैं। 200 दिन आपके एक शैक्षिक वर्ष में होते हैं, जिसमें से आपका 1 से 5 तक की कक्षाओं के लिए 800 घंटे और 6 से 8 तक की कक्षाओं के लिए 1000 घंटे होते हैं। ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा शिक्षा पाने का अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया? पहला ऑप्शन है 82, दूसरा ऑप्शन है 86, थर्ड ऑप्शन है 81 और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी, 86 अमेंडमेंट। आपको पता है, मैंने इससे पहले क्वेश्चन में भी बताया था कि 86 अमेंडमेंट में 2002 में इसको 21 क से जोड़ा गया था, यानी कि ये आपका शिक्षा पाने का अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया। इसमें आपको कई बार पूछ रहा है आरटी एक्ट, इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता दूं। वैसे मैंने इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ा है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पर अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा मेन चीज़ें बता दे रही हूँ। जैसे आरटी एक्ट आपका 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया और लागू कब हुआ? 2010, 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। इसमें इसकी जिम्मेदारी केंद्र और इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? केंद्र और राज्य दोनों की जिम्मेदारी है आरटी एक्ट में, ठीक है। इसमें आपको मेन चीज़ें क्या क्या है? स्वच्छ शौचालय, शुद्ध पेयजल, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। यानी कि आपके आरटी एक्ट में स्वच्छ शौचालय और शुद्ध पेयजल इसमें इंक्लूडेड है। धारा 6 यानी कि पड़ोस के किसी स्कूल में दाखिला का अधिकार इनको है। ये अधिनियम राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिश पर लाया गया था, सैफ पित्रोदा के समय में आया था, जो कि आपका नेशनल नॉलेज कमीशन के नाम से आया था। टीचर की बात करें तो टेट उत्तीर्ण होना चाहिए, आवश्यक होना चाहिए। इसका मेन उद्देश्य था शिक्षा की गुणवत्ता में बढ़ावा देना। फिर उसके बाद से शिक्षकों से जो गैर शैक्षणिक कार्य, जिसमें जैसे कि आपका जनगणना है, आपदा प्रबंधन है, चुनाव है, इन संबंधी कार्य को करने की बात की गई। आरटी एक्ट में संशोधन 2012 में किया गया और इसी में आप ये देख सकते हैं कि आरटी एक्ट लागू कहाँ नहीं किया गया? मदरसों में नहीं किया गया, वैदिक पाठशालाओं में नहीं किया गया और धार्मिक शिक्षण संस्थानों में नहीं किया गया। पिछले साल ये क्वेश्चन आया था, आरटी एक्ट कहाँ पर लागू नहीं किया गया? मदरसों में, वैदिक पाठशालाओं में और धार्मिक शिक्षण संस्थानों में नहीं लागू किया गया। आरटी एक्ट 6 से 14 वर्ष के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है, यानी कि विकलांग बच्चों की अगर हम नॉर्मल बच्चों की यानी सामान्य बच्चों की बात करें तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात की गई। और हम अगर हैंडीकैप्ड यानी कि विकलांग बच्चों की बात करें तो वो 6 से 18 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मैं एक बार रिवाइज कर दे रही हूँ। आरटी एक्ट 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया। इसकी जिम्मेदारी केंद्र और राज्य दोनों की होती है। इसमें आपका मेन स्वच्छ शौचालय और शुद्ध पेयजल की बात की जा रही है। धारा 6 में पड़ोस के किसी भी स्कूल में दाखिला का अधिकार है इन्हें, और ये अधिनियम आपका नेशनल नॉलेज कमीशन के सिफारिश पे आया था, जब उस समय सैफ पित्रोदा इसके वो अध्यक्ष थे। फिर इसके बाद से इसमें टीचर टेट उत्तीर्ण आवश्यक होना चाहिए। इसका मेन उद्देश्य था शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देना और साथ साथ शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य करवाना, जिसमें आपका जनगणना, आपदा प्रबंधन, चुनाव और संबंधी कार्य होते हैं। साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि आरटी एक्ट में संशोधन आपका 2012 में किया गया था। आरटी एक्ट में क्या लागू नहीं किया, कहाँ इसको लागू नहीं किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। आरटी एक्ट आपका कहाँ कहाँ लागू नहीं किया गया था? मदरसों में नहीं किया गया था, वैदिक पाठशालाओं में नहीं किया गया था और धार्मिक शिक्षण संस्थानों में नहीं किया गया था। अगर हम आरटी एक्ट की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात करें तो आपके सामान्य बच्चों में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात की गई, जबकि आपके विकलांग बच्चों के लिए 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम अधिगम स्तर किस समस्या के समाधान में उपयोगी होता है? पहला ऑप्शन है प्राथमिक दक्षताओं को प्राप्त करने में, दूसरा ऑप्शन है उपलब्धि परक मूल्यांकन एवं संप्रेषणीय परीक्षण में, और थर्ड ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकों के अनाधिकृत बोझ को कम करने में, और लास्ट ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि न्यूनतम अधिगम स्तर होता क्या है। न्यूनतम अधिगम स्तर आपके 3 शब्दों से मिलकर बना है, न्यूनतम, अधिगम और स्तर। न्यूनतम का अर्थ होता है कि व्यक्ति की मानसिक औसत क्षमता जितनी होती है उसको देखा जाए। फिर हमारा अधिगम क्या होता है? अधिगम का अर्थ होता है सीखना, यानी कि सीखने की जीवन उपयोगी दक्षताओं में परिवर्तन करना। स्तर का मतलब होता है कि औसत मानसिक क्षमता को प्राप्त उपलब्धि, यानी जितनी उनकी मानसिक क्षमता है उसकी उपलब्धि की बात करता है। अगर हम इन तीनों को मिला दें तो किसी भी स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत छात्रों के ज्ञान और कौशल में
कम से कम यानी कि न्यूनतम वृद्धि होनी चाहिए, अर्थात शिक्षा का वह अनिवार्य पक्ष जो एक निश्चित समय औसत मानकों को पूरा करे। तो ये आपको समझ में आ गया। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। न्यूनतम का क्या अर्थ होता है कि व्यक्ति की उस मानसिक औसत क्षमता से जो उसमें होनी चाहिए। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, यानी कि सीखने की जीवन उपयोगी दक्षताओं में परिवर्तन करना। स्तर का मतलब होता है कि औसत मानसिक क्षमता से प्राप्त उपलब्धियों से, यानी हम इसको पूरा मिला दें तो किसी स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत, कोई भी शिक्षा आप प्राप्त कर रहे हैं उसके उपरांत छात्रों के ज्ञान और कौशल से कम यानी कि न्यूनतम वृद्धि होनी चाहिए, अर्थात शिक्षा का वह अनिवार्य पक्ष जो एक निश्चित समय में औसत मानकों को पूरा कर सके, वही हमारा न्यूनतम अधिगम स्तर कहलाता है। इसमें हम और भी चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि ये 5 जनवरी 1990 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय की शिक्षा विभाग ने डॉक्टर R.H. दुबे की अध्यक्षता में एक 11 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। इसमें उनका मानना था कि न्यूनतम स्तर के बारे में इनको निर्धारित किया गया। इसमें मानना था कि कक्षा 3 तथा 4 के लिए अधिगम के न्यूनतम स्तर निर्धारित करना। दूसरा इनका मानना था कि व्यापक छात्र मूल्यांकन तथा मापन के लिए एक प्रक्रिया की संतुति करना। फिर आपका जो संज्ञान अधिगम क्षेत्र है, जैसे कि भावात्मक और मनोचालक क्रिया से संबंधित, उन पर विचार करना और उनमें शैक्षणिक के सुधार के लिए मूर्त उपायों को सुझाव देना। ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूडेड थी। इसी में कई चीज़ें थी, जैसे कि आपका प्राथमिक शिक्षा में प्रासंगिकता या कार्यात्मकता, जैसे इस पर विशेष बल दिया गया था, इन चीज़ों पर विशेष बल दिया गया था। विषय वस्तु की अपेक्षा दक्षताओं पर बल देकर पाठ्यक्रम के भार को कम करना, इस पर विशेष बल दिया गया था। मूलभूत दक्षताओं और कौशलों की प्राप्ति के लिए सुनिश्चित करना। फिर आपको मास्टरिंग लर्निंग के प्रोत्साहित करना, यानी कि अपनी गति से सीखना, बच्चे जो कक्षा में सभी बच्चे अपनी गति से सीख सके उसके लिए प्रोत्साहित करना। फिर आपका शिक्षक को नैदानिक तंत्र देने, यानी कि डायग्नोस करना और उसका उपचार का अध्ययन करने में सुधार के लिए बात की गई थी। इसी में आपका कक्षा में सतत और व्यापक मूल्यांकन भी आता है। तो ये चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए। दुबे समिति ने प्राथमिक कक्षाओं के लिए भाषा में निम्न दक्षताओं के रूप में भी न्यूनतम अधिगम स्तर को निर्धारित किया था। ये भी कई बार पूछ लेगा कि दुबे समिति ने प्राथमिक कक्षाओं के लिए भारत में किन दक्षताओं को न्यूनतम अधिगम स्तर पर निर्धारित किया। इसमें आपका सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना यानी कि अवबोध करना, कार्यात्मक व्याकरण, स्व अधिगम, भाषा प्रयोग और शब्दावली नियंत्रण आता है। ये कई बार पूछ लेता है, इसे भी आपको याद होना चाहिए। कौन कौन सी दक्षताएं हैं न्यूनतम अधिगम स्तर में? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना, कार्यात्मक व्याकरण, स्व अधिगम, भाषा प्रयोग और शब्दावली नियंत्रण। ये आपको याद होना चाहिए। इसमें एक चीज़ कई बार पूछ लेता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, MLL यानी कि आपका मिनिमम लर्निंग लेवल। ये आपको पता होना चाहिए। इसका पूरा फुल फॉर्म मिनिमम लर्निंग लेवल, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? न्यूनतम अधिगम स्तर। इसमें आपका मेन चीज़ें क्या? एक तो क्वालिटी होनी चाहिए और दूसरी आपकी इक्विटी होनी चाहिए, यानी गुणवत्ता और समता दोनों होनी चाहिए। यानी कि अगर MLL की बात करें तो कॉम्पिटेंसी, मास्टरी और इक्विटी, यानी आपकी दक्षता होनी चाहिए, आपकी योग्यता होनी चाहिए। मास्टरी यानी कि आप में निपुण होना चाहिए और इक्विटी यानी कि उसमें समता होनी चाहिए। ये तीनों चीज़ें इसमें इंक्लूड होगी, तभी आपका न्यूनतम अधिगम स्तर इसका बढ़ पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम अधिगम स्तर यानी कि MLL का क्षेत्र है। पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक, दूसरा ऑप्शन है आपका संज्ञानेतर, थर्ड ऑप्शन है A और B दोनों, और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है C, A और B दोनों। न्यूनतम अधिगम स्तर के क्षेत्र की बात करें तो संज्ञानात्मक क्षेत्र और संज्ञानेतर क्षेत्र, ये दोनों क्षेत्र आते हैं। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि संज्ञानात्मक क्षेत्र होता क्या है। संज्ञानात्मक क्षेत्र में आपका उन बातों को सीखा जाता है जिनका संबंध मानसिक क्रियाओं से अधिक होता है। यानी कि आपकी कौन सी क्रियाएं आती हैं? जानना, समझना, चिंतन करना, तर्क करना, कल्पना करना, पूर्व अनुमान लगाना, संदेह और विश्वास में के बीच में अंतर करना। तो ये सब चीज़ें आपकी किस में आती है? संज्ञानात्मक क्षेत्र में आती है। जबकि आपकी संज्ञानेतर क्षेत्र में आपके कौन सा ये किससे संबंधित होता है? अधिगम के उस भाग से संबंधित होता है जिसमें आपकी भावात्मक और मनोशारीरिक क्रियाओं से संबंधित होता है, जिसमें आपकी बहुत सारी क्रियाएँ सम्मिलित होती हैं, जैसे नियमितता, समयबद्धता, सहभागिता, श्रमशीलता, स्वच्छता, नैतिकता, सत्यता, मानवीयता, देश प्रेम, उत्तरदायित्व की भावना, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती है। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। संज्ञानात्मक क्षेत्र में किससे संबंधित होता है? आपकी मानसिक क्रियाओं से संबंधित होता है, जिसमें आपकी क्रियाएं कौन कौन सी आती है? जानना, समझना, चिंतन करना, तर्क करना, कल्पना करना,
पूर्वानुमान लगाना, संदेह और विश्वास के बीच अंतर रखना। जबकि आपकी संज्ञा नेत्र क्षेत्र में आपका ये किससे संबंधित होता है? आपके भावात्मक और मनोशारीरिक क्रियाओं से संबंधित होता है। इसके अंतर्गत आपका नियमितता, समयबद्धता, सहभागिता, श्रमशीलता, स्वच्छता, नैतिकता, सत्यता, मानवीयता और देश प्रेम और साथ साथ उत्तरदायित्व की भावना भी आती है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमडीजी ने किस क्षेत्र पर बल दिया है? यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की बात कर रहा है। पहला ऑप्शन है मानव पूंजी, दूसरा ऑप्शन है बुनियादी ढांचा, तीसरा ऑप्शन है मानव व्यवहार और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। एमडीजी का पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। एमडीजी का फुल फॉर्म होता है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। इसी को हिंदी में बोलते हैं सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य। एमडीजी का 3 क्षेत्र माना जाता है। पहला तो आपका ह्यूमन कैपिटल यानी कि मानव पूंजी, दूसरा आपका है बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, थर्ड है आपका मानव अधिकार यानी कि ह्यूमन राइट्स। ये 3 इसके क्षेत्र होते हैं, इस पे इसको ज़्यादा फोकस किया जाता है। ह्यूमन कैपिटल के उद्देश्य में आपका पोषण, स्वास्थ्य देखभाल और आपका शिक्षा शामिल है। अगर हम स्वास्थ्य देखभाल की बात करें तो उसमें बाल मृत्यु दर, HIV, एड्स, मलेरिया और प्रजनन स्वास्थ्य सहित कार्य हैं। फिर हमारा अगर बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उसके उद्देश्य में आपका सुरक्षित पेयजल, ऊर्जा, आधुनिक सूचना संचार प्रौद्योगिकी तक पहुंच शामिल है। जबकि हमारा मानव अधिकार जो कि आपका ह्यूमन राइट्स है, उसमें आपका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार सम्मिलित हैं। एक बार मैं रिवाइज कर दे रही हूँ। आपका एमडीजी में क्या है? आपका मानव पूंजी यानी कि ह्यूमन कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर और आपका ह्यूमन राइट्स है। मानव पूंजी में भी आपका पोषण, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा शामिल है। जबकि आपका स्वास्थ्य देखभाल की बात करें तो उसके अंतर्गत हम बाल मृत्यु दर, HIV, एड्स, मलेरिया और प्रजनन स्वास्थ्य सहित कार्य करते हैं। जबकि हमारा बुनियादी ढांचा यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका पेयजल यानी कि सुरक्षित पेयजल, ऊर्जा और आधुनिक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक पहुंच शामिल है। मानव अधिकारों की बात करें यानी ह्यूमन राइट्स की बात करें तो उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार सम्मिलित है। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। यह हमारा क्या है? सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, जिसमें आपके 8 गोल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य कितने हैं? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 8 और लास्ट ऑप्शन है 10। इसका आंसर है सी, 8। सहस्त्राब्दी विकास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जिसे हम MDG भी कहते हैं। वर्ष 2015 के लिए 8 अंतर्राष्ट्रीय विकास लक्ष्य थे, जो 2000 में संयुक्त राष्ट्र के सहस्त्राब्दी शिखर सम्मेलन के बाद स्थापित किए गए। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें आपका सहस्त्र विकास लक्ष्य यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसी ने सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य को सफल बनाया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य जो संयुक्त राष्ट्र की एक पहल थी, इसमें सभी 191 संयुक्त राष्ट्र सदस्य राष्ट्र और कम से कम 22 अंतर्राष्ट्रीय संगठन 2015 तक निम्नलिखित सहस्त्राब्दी लक्ष्य के प्राप्त करने में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध थे। इसमें आपके 8 गोल्स थे, ये आपको पता होना चाहिए। पहले आपका 8 गोल है अत्यधिक गरीबी और भूख को मिटाना, यानी कि टू इरेक्टिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। दूसरा है आपका सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना, टू अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। थर्ड है आपका लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं को सशक्त बनाना, यानी कि टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन। फोर्थ है आपका बाल मृत्यु दर को कम करना, टू रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी। फिफ्थ है आपका मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना, टू इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ। सिक्स्थ है आपका HIV, एड्स, मलेरिया अन्य बीमारियों का मुकाबला करना, यानी टू कम्बैट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीजेस। सेवेंथ है आपका पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना, टू इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। लास्ट है आपका विकास के लिए एक वैश्विक साझेदारी विकसित करना, टू डेवलप टू ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। तो ये आपके 8 गोल्स हैं। इसमें आपको कई बार पूछ लेता है कि आपका MDG जो है उसमें आपका 4th कौन सा है, कौन सा गोल है, 7th कौन सा गोल है या पहला कौन सा गोल है। तो ये आपको सीक्वेंस में याद होना चाहिए। पहला आपका अत्यधिक गरीबी और भूख को मिटाना, टू इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, यानी कोई गरीब है और उसमें भूख को मिटाना है। अत्यधिक गरीबी है
भूख को मिटाना पहला आपका हो जाएगा। दूसरा आपका सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना, इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं, अगर बहुत गरीब आदमी है तो उसको भूख है, तो अगर भूख मिट जाती है तो वो शिक्षा प्राप्त करता है, यानी कि आपका स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, यानी कि आपका पेट भरा हुआ है तो आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे आप याद रखेंगे तो भी आपको याद रहेगा। पहला आपका गरीबी यानी पॉवर्टी है, उसमें हमको भूख को मिटाना है, यानी कि हमारा हंगर ख़त्म करना है। हंगर ख़त्म होगा तो हम शिक्षा ग्रहण करेंगे, यानी कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करेंगे। उसके बाद से शिक्षा प्राप्त करने के बाद से लैंगिक समानता में बढ़ावा देना और महिलाओं को सशक्त बनाना, यानी कि वो इक्वलिटी समझ में आता है, या लड़के लड़की में कोई भेदभाव नहीं है। स्कूल में जाने पढ़ने के बाद से उसको पता चलता है कि कोई भेदभाव नहीं है, यानी इक्वलिटी और एम्पावर वुमेन की बात करता है। उसके बाद से बाल मृत्यु दर में कम होना, यानी कि आपको जब पढ़े हैं तो बाल मृत्यु दर कम होगी। उसके बाद से माँ स्वास्थ्य में सुधार करना, आप हर एक चीज़ समझते हैं। उसके बाद से टू इम्प्रूव मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, यानी कि हेल्थ पे भी इम्प्रूवमेंट होती है। इसमें से आपकी बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे HIV है, एड्स है, मलेरिया है, ऐसी बीमारियों का मुकाबला करने के लिए समझ आती है, यानी कि आप एजुकेशन से इन सब चीज़ों को कंप्लीट कर पाते हैं। फिर आपका जो इन्वायरमेंट है उसको सुरक्षित रखना, यानी सुनिश्चित करना, ये भी आपको पता चल पाता है। और लास्ट में हम अगर हमारी पार्टनरशिप होगी तभी इन गोल्स को हम अचीव कर पाएंगे, यानी कि हमें इन गोल्स को अचीव करने के लिए इन सब का साथ देना होगा। ठीक है, ये आपके 8 गोल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास लक्ष्य में कितने लक्ष्य सम्मिलित हैं? पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है 17 और लास्ट ऑप्शन है 24। इसका आंसर है सी 17, यानी कि आपका सतत विकास लक्ष्य को इंग्लिश में पहले आपको पता होना चाहिए SDG, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDGs बोलते हैं इसे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सहस्त्र अंतर संबंध लक्ष्यों का एक संग्रह है, जिसकी रचना सभी के लिए बेहतर और अधिक टिकाऊ भविष्य को प्राप्त करने की एक रूपरेखा यानी कि ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था। इसमें आपका 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकृत किया गया और इसे सन 2030 तक प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध व्यक्त किया गया, यानी कि 2030 तक इसे कंप्लीट करने की बात की गई। इसे ही हम 2030 एजेंडा नाम से भी जानते हैं, यानी कि 2030 एजेंडा माना जाता है। ठीक है, इसमें आपके 17 गोल्स थे, ये भी जैसे हमने उसमें पढ़ा कि आपके 8 गोल्स हैं, इसमें हमारे 17 गोल हैं। पहले आपका निर्धनता नहीं, यानी कि नो पॉवर्टी, यानी गरीबी नहीं। दूसरा आपका शून्य भूख, यानी जीरो हंगर, किसी को भी भूखा नहीं रखना है। थर्ड है आपका अच्छा स्वास्थ्य और भलाई, यानी गुड हेल्थ ऑफ वेलबींग, अच्छा भूख नहीं होगी तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और वेलबींग रहेंगे। फिर आपका है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, यानी क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी आपको। फिर आपका आता है लैंगिक समानता, यानी कि जेंडर इक्वालिटी, आप देख रहे हैं उसे संबंधित है, वैसे ही सेम है। एक बार आप 17 याद कर लेंगे तो आपको सब याद हो जाएंगे। फिर उसके बाद से 6th है आपका साफ पानी और स्वच्छता, यानी क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। फिर आपका 7 है सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, यानी कि अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। 8th है आपका अच्छा काम और आर्थिक विकास, यानी डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। 9th है आपका उद्योग, नवाचार और बुद्धि ढांचा, यानी कि इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 10th है आपका असमानता कम करना, यानी रिड्यूस इनइक्वालिटीज़। फिर आपका 11th है सतत शहर और समुदाय, यानी सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। 12th है आपका उत्तरदायी खपत और उत्पादन, यानी रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। 13 है आपका जलवायु कार्य, यानी क्लाइमेट एक्शन। 14th है आपका पानी के नीचे जीवन, यानी लाइफ बिलो वाटर। 15th है आपका ज़मीन पर जीवन, यानी लाइफ ऑन लैंड। 16th है आपका शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं, यानी पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। और 17th है आपका लक्ष्यों के लिए साझेदारी, यानी पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। जैसे मैंने उसमें आपको कहानी बताई वैसे ही आपको याद रख लेंगे, आप लोग एक एक चीज़ें आपको याद हो जाएगी, यानी 17 के 17 आपको गोल्स याद हो जाएंगे। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। सबसे पहले आपका निर्धनता नहीं, यानी कि नो पॉवर्टी। दूसरा आपका ज़ीरो हंगर। थर्ड है आपका गुड हेल्थ एंड वेलबींग। 4th है आपका इक्वलिटी एजुकेशन। 5th है आपका जेंडर इक्वालिटी। 6th है आपका क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। 7th है आपका अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। 8th है आपका डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। 9th है आपका इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 10th है आपका रिड्यूस इक्वालिटी। 11th है आपका सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। 12th है आपका रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। 13th है आपका क्लाइमेट एक्शन। 14th है आपका लाइफ बिलो वाटर और 15th है आपका लाइफ ऑन लैंड। 16th है आपका पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन और लास्ट आपका है 17th पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो ये गोल्स भी आपको याद रखने हैं। ये आपके किससे संबंधित है? ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से संबंधित है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में आपके 17 लक्ष्य हैं, यानी 17 गोल्स हैं, और आपका मिलेनियम में आपका कितने हैं? 8 लक्ष्य हैं, यानी कि 8 गोल्स हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य में पहला लक्ष्य कौन सा है? ऐसे मैंने आपको बताया ना, आपको लक्ष्य आपको याद रखने हैं, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा है सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य में पहला लक्ष्य कौन सा है? पहला ऑप्शन है सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना, दूसरा ऑप्शन है अत्यधिक गरीबी और भूख को मिटाना, थर्ड ऑप्शन है बाल मृत्यु दर को कम करना और लास्ट ऑप्शन है मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना। तो इसका आंसर है बी, अत्यधिक गरीबी और भूख को मिटाना। सहस्त्राब्दी यानी कि मिलेनियम विकास लक्ष्य में आपका पहला लक्ष्य कौन सा है? अत्यधिक गरीबी और भूख को मिटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य में कौन सा लक्ष्य सम्मिलित नहीं है? पहला ऑप्शन है अत्यधिक गरीब और भूख को मिटाना, दूसरा ऑप्शन है पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना, थर्ड है सार्वभौमिक माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करना और लास्ट है आपका बाल मृत्यु दर को कम करना। तो इसका आंसर है सी, सार्वभौमिक माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करना। आपको पता है सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य में आपका क्या सम्मिलित नहीं है? सार्वभौमिक माध्यमिक शिक्षा इसमें सम्मिलित नहीं है, जबकि अत्यधिक गरीबी, भूख को मिटाना, पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना और बाल मृत्यु दर को कम करना ये इसमें सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास लक्ष्य कब प्रभावी हुआ? पहला ऑप्शन है 2014, दूसरा ऑप्शन है आपका 2015, तीसरा ऑप्शन है 2016 और लास्ट ऑप्शन है 2017। तो इसका आंसर है सी, 2016। सतत विकास लक्ष्य आपका 2016 में प्रभावी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहस्त्राब्दी विकास सम्मेलन आयोजित किया गया। पहला ऑप्शन है 2000, दूसरा ऑप्शन है 2001, तीसरा ऑप्शन है 2002 और लास्ट ऑप्शन है 2003। तो इसका आंसर है ए, 2000, यानी सहस्त्राब्दी विकास सम्मेलन आपका 2000 में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास लक्ष्य को कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया? पहला ऑप्शन है 2030, दूसरा ऑप्शन है 2035, तीसरा ऑप्शन है 2040 और लास्ट ऑप्शन है 2045। तो इसका आंसर है ए, 2030। सतत विकास लक्ष्य को आपका 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसको बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। सतत विकास लक्ष्य को आपका 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य किया गया। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य 2030 के लक्ष्यों के मापन हेतु कितने उद्देश्य निर्धारित किए गए? पहला ऑप्शन है 169, दूसरा ऑप्शन है 179, थर्ड ऑप्शन है 189 और लास्ट ऑप्शन है 199। इसका आंसर ए, 169, यानी सतत विकास लक्ष्य 2030 के लक्ष्यों के मापन हेतु आपके 169 उद्देश्य निर्धारित किए गए। ये तो था हमारा पूरा टॉपिक। आपका सेकेंड यूनिट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने बनाए हैं और हर एक टॉपिक में जितने भी आपके ऑप्शंस हैं उसको मैंने डिटेल में बताया है। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इसे शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए और साथ साथ एक काम और करिए, आपके जो अगर आप 4th सेमेस्टर के हैं तो सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों को आप उन्हें दीजिए, उन्हें बताइए कि प्लेलिस्ट उनकी बनी हुई है। आप अपने प्लेलिस्ट में जाकर अपने टॉपिक से संबंधित हर एक टॉपिक को संबंधित आप अपने क्वेश्चन को देख सकते हैं, टॉपिक को पढ़ सकते हैं, हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी। और अगर आपको कोई चीज़ें पूछनी है तो आप मुझे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। साथ साथ आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो इसे शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।